नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 2 को, जिसमें हम देखेंगे टॉप 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने चैप्टर 1 के टॉप 80 वीवीआई क्वेश्चन को पहले ही करा दिया है, तो आप जा करके हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस नगर को मौर्य साम्राज्य की राजधानी माना जाता था? तो जो प्राचीन समय था, उसमें मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या था? तो वो था ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। प्राचीन समय में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धम्म नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? तो जो धम्म की नीति थी वो अपनाया गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किस यूनानी राजदूत ने लिखा था? तो इंडिका पुस्तक लिखा गया था वो ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है कलहड़, विष्णु शर्मा, हर्षवर्धन या फिर बाणभट्ट। तो जो राजतरंगिणी लिखा गया है वो कलहड़ के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धम्म महामात्र किसके शासन काल में नियुक्त किए गए थे? तो जो धम्म महामात्र थे, जिनका काम था धर्म का प्रचार करना, वो नियुक्त किए गए थे अशोक के शासन काल में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने प्रयाग प्रशस्ति खुदवाया था? अर्थात जो प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो जो प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया गया था वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। समुद्र के गुप्त के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का स्रोत किसे दिया जाता है? मतलब ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को जो सबसे पहले पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का सबसे पहले अर्थ निकाला था, जिसके कारण जो अशोक के अभिलेख थे उनका अर्थ हमें मालूम चलता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में कर वसूली का प्रमुख स्रोत क्या था? मतलब मौर्य काल में जो कर वसूला जाता था, सबसे ज्यादा कर किससे आता था? तो जो मौर्य काल में कर वसूलने का जो सबसे प्रमुख स्रोत था वो था भूमि कर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि दान का अभिप्राय क्या है? मतलब भूमि दान से क्या कहने का मतलब है? तो भूमि दान का अभिप्राय है ब्राह्मणों को दी गई भूमि। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, गुप्त काल के प्रमुख स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? मतलब कि जो गुप्त काल में सिक्के होते थे सोने के, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनको दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने दक्षिण भारत में सबसे पहले भूमि दान की परंपरा शुरू की थी? मतलब कि भूमि दान की परंपरा दक्षिण भारत में किस शासक ने शुरू किया था? तो ये सातवाहन शासकों ने दक्षिण भारत में भूमि दान की परंपरा को शुरू किया था। हम क्वेश्चन को बहुत ही तेजी से बता रहे हैं, तो क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो टाइम को कम लेना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अर्थवेद में किस नगर का वर्णन मिलता है? तो जो अर्थवेद है, 4 वेद है, उनमें से एक वेद है अर्थवेद। इसमें हम लोगों को मथुरा के बारे में जानकारी मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में व्यापारिक संघों को क्या कहा जाता था? मतलब कि जो व्यापार करने के लिए समूह और काफिले निकलते थे उनको क्या कहा जाता था? जो प्राचीन काल में व्यापारिक संघ थे उनको गिल्ड कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम भोजक किसका प्रमुख होता था? मतलब कि जो प्राचीन समय में नगर को चलाने की व्यवस्था थी, उसमें जो ग्राम भोजक होते थे वो किसके प्रमुख होते थे? जो ग्राम भोजक होते थे वो ग्राम के प्रमुख होते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उपनगर की अवधारणा किस सभ्यता से ली गई है? उपनगर की अवधारणा सिंधु, मौर्य या फिर वैदिक या फिर गुप्त। तो जो उपनगर की अवधारणा है ये लिया गया है मौर्य साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख में ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों का प्रयोग मिलता है? मतलब वो कौन ऐसा अभिलेख है जिसमें ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि को एक साथ मिलाकर लिखा गया था? ये अभिलेख है साहबा जगड़ी। यह अभिलेख है साहबा जगड़ी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासक कौन थे? मतलब सातवाहन शासक ये कहाँ का राजा थे? भारत में किस भारत के राजा थे? तो जो सातवाहन शासक थे ये राजा थे दक्षिण भारत के। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सातवाहन शासक दक्षिण भारत के राजा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन समाज में सर्वाधिक संख्या में किस वर्ग के लोग रहते थे? जो मौर्यकालीन समाज था उसमें सर्वाधिक लोग कृषक थे। सर्वाधिक लोग कृषक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शासक कर वसूली के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो जो प्राचीन भारत था उसमें जो शासक थे कर वसूली के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, वो लोग राजस्व अधिकारी का प्रयोग करते थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिक्कों से क्या जानकारी, मतलब जो प्राचीन भारत था उसमें हमें सिक्के से क्या जानकारी मिलती है? तो प्राचीन भारत में हमें कला की जानकारी भी मिलती है सिक्का से, राजनीति की भी मिलती है और धर्म की, क्योंकि जो सिक्के होते थे उस पे धार्मिक चित्र भी पाए जाते हैं, राजाओं की मूर्तियां भी होती थी और कुछ सांस्कृतिक चित्र भी, कला का भी चित्र होता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? मतलब प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो जो प्रशस्ति का अर्थ होता है वो होता है प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया था? जो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसको किसके द्वारा लिखा गया था? जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था वो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सातवाहन शासक या फिर सातवाहन काल में प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता था? मतलब कि जो सातवाहन काल में जो प्रशासन का प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है अमात्य, अमात्य, सेनापति या महारथी या फिर ग्रामिक। तो जो प्रशासनिक का प्रमुख होता था सातवाहन काल में उसे कहा जाता था महारथी। जो प्रशासनिक कार्य का प्रमुख होता था उसे कहा जाता था महारथी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा, किसान और नगर पाठ में कौन सा स्रोत प्रमुख है? मतलब कि जो राजा किसान पाठ है इसमें सबसे ज्यादा किस स्रोत से जानकारी मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभिलेख। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अभिलेख है, साहित्य है, मूर्तियां है, तो सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका सभी स्रोत प्रमुख है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहबाजगड़ी शिलालेख किस लिपि में है? तो जो शाहबाजगड़ी अभिलेख है ये खरोष्टी लिपि में है। किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि। इसमें देखो खरोष्टी एवं ब्राह्मी, इसमें एक लिपि को छोड़ दिया गया है, वो कौन सी लिपि है? बट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खरोष्टी लिपि का प्रयोग। लेकिन शाहबाजगड़ी जो अभिलेख है इसमें दो लिपियों का प्रयोग किया गया है, एक लिपि नहीं दिया गया। यदि वो लिपि दिया रहता तो वो भी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? जो पाटलिपुत्र स्थित है वो यानी कि पटना किस नदी के किनारे है? तो पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रामिक किसे कहते हैं? तो ग्रामिक कहते हैं गांव के प्रमुख को। ग्रामिक किसे कहते हैं? गांव को प्रमुख को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29, नागरिक क्षेत्र की रक्षा के लिए किसे नियुक्त किया जाता था? मतलब नागरिक क्षेत्र की रक्षा के लिए किसे नियुक्त किया जाता था? तो ये नागरिक क्षेत्र की रक्षा के लिए नागरिक को नियुक्त किया जाता था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध काल में प्रमुख मुद्रा कौन सी थी? मतलब कि जो बुद्ध का समय था उसमें प्रमुख मुद्रा किसकी थी? ऑप्शन ए है स्वर्ण, पंचमार्ग, चांदी या फिर कौड़ी। तो जो गुप्त काल था बुद्ध काल जो था उस समय जो प्रमुख मुद्रा थी वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचमार्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लिपि का प्रयोग अशोक ने दक्षिण भारत के अभिलेखों में किया था? तो किस लिपि का प्रयोग दक्षिण भारत के अभिलेखों में किया गया था? वो ऑप्शन को देखते हैं, तमिल, तेलुगु, ब्राह्मी या फिर प्राकृतिक। तो जो किस लिपि का प्रयोग किया था अशोक ने दक्षिण भारत में? तो दक्षिण भारत में जिस लिपि का अशोक ने प्रयोग किया था वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो श्रेणी शब्द का प्रयोग ऑप्शन है कृषि संगठन के लिए, व्यापारिक संगठन के लिए, सैनिक दल के लिए या फिर पुजारियों के समूह के लिए। तो जो श्रेणी शब्द का प्रयोग किया जाता था वो व्यापारिक संगठन के लिए किया जाता था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कितने विभागों का वर्णन मिलता है? तो जो अर्थशास्त्र है इसमें कितने विभागों का वर्णन मिलता है? 7, 10, 15 या फिर 18। तो जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र बुक है जिसमें किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। इसमें 18 विभागों का वर्णन मिलता है। कितना? 18 विभाग, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का वर्णन करता है? तो ये जो समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का वर्णन करता है वो कौन सा
अभिलेख है। तो ये अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे हरिसेन ने लिखा है, समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का वर्णन करता है, अर्थात प्रशंसा करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो उसका आंसर कमेंट में बता दीजिए, यदि नहीं मालूम है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यवन शब्द प्राचीन भारत में किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो जो यवन शब्द है वो प्राचीन भारत में किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये रोमन के लिए प्रयोग किया जाता था, यूनानी के लिए, पारसी के लिए, या फिर मिस्री के लिए? तो जो यवन शब्द है ये यूनानियों के लिए प्रयोग किया जाता था प्राचीन समय में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था? तो वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले अर्थ निकाला था? तो ब्राह्मी लिपि का अर्थ सबसे पहले निकालने वाला व्यक्ति है जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था? तो वही अर्थ निकाला या फिर पढ़ा, तो ये सेम टू सेम व्यक्ति हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है, नासिक नासिक शिलालेख किस काल से संबंधित है? मतलब जो नासिक शिलालेख है वो किस काल से संबंधित? तो नासिक शिलालेख ऑप्शन को देख लेते हैं, मौर्य, गुप्त, सातवाहन या फिर चोल। अधिकतर को सोच रहे होंगे कि इसका आंसर मौर्य हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसका जो नासिक शिलालेख है ये सातवाहन वंश से संबंधित है, सातवाहन काल से। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस युग में पहली बार व्यापारिक सिक्कों का प्रचलन हुआ था? मतलब व्यापार करने के लिए सिक्कों का प्रयोग हुआ था, यानी लेन देन के लिए सिक्का का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन देखते हैं इसका, वैदिक, मौर्य, उत्तर वैदिक या फिर महाजनपद काल में सिक्कों का प्रयोग हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाजनपद काल में व्यापार करने के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महामात्र किस कार्य के लिए चुने जाते थे? तो जो महामात्र होते थे वो धम्म के प्रचार के लिए चुने जाते थे, यानी धर्म का प्रचार करने के लिए चुने जाते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा की शक्ति को वैधता किससे मिलती थी? मतलब जो राजा की शक्ति होता था उसको वैधता किससे मिलती थी? ऑप्शन नंबर है ए, जनता से, धर्म ग्रंथ से, ब्राह्मण वर्ग से या फिर सेनापति से? तो राजा की शक्ति थी उसको वैधता मिलता था ब्राह्मण वर्ग से, ब्राह्मण वर्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, तो इस अभी तक हम 50 क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब बाकी जो 50 क्वेश्चन बच रहा है उसको देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिलालेख किस सामग्री पर आधारित, या फिर शिलालेख किस सामग्री पर अधिकतर खुदवाए जाते थे? मतलब जो शिलालेख होते थे वो लकड़ी पर खुदवाया जाता था, कपड़ा पर, पत्थर पर या फिर तांबा पर? तो जो शिलालेख खुदवाया जाता था वो अधिकतर पत्थर पर खुदवाए जाते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 42 कह रहा है, धम्म किस भाषा में प्रचारित किया गया? तो जो धम्म था वो धम्म संस्कृत भाषा का शब्द है। धम्म किस भाषा का शब्द है? नहीं, धम्म संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। धम्म जो है ये प्राकृतिक भाषा का शब्द है। धम्म किस भाषा का शब्द है? प्राकृतिक। और इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? धर्म कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पुराण ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? मतलब कि पुराण जो ग्रंथ है ये किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन को देखते हैं। इतिहास से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, ज्योतिष से या फिर कला से? तो जो पुराण है ये धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब जो अशोक था वो अपना शिलालेख को क्या करता था? खुदवाता था। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था? विजय का वर्णन करना, राजनीति का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना या फिर कर प्रणाली उसका मुख्य मकसद था? तो अशोक का मकसद इन तीनों में से कोई नहीं था। अशोक का जो शिलालेख का मेन मकसद था वो धर्म का प्रचार प्रसार अर्थात धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नगर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो जो प्राचीन भारत था उस समय नगर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? गांव, शहर, राज्य या फिर बाजार के लिए होता था। तो नगर का मतलब सब किसी को मालूम है। ऑप्शन नंबर बी शहर के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में कुल कितने जनपद थे? तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। जो महाजनपद काल था उस समय महाजनपदों की संख्या, जनपदों की संख्या कितना था? ऑप्शन नंबर सी
16 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नागरक शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? जो नागरक शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए होता था? तो नागरक, इस शब्द से ही मालूम हो चलता है कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नगर प्रमुख के लिए नागरक शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रशस्ति अभिलेख का उद्देश्य क्या होता था? जो प्रशस्ति अभिलेख होता था उसका उद्देश्य क्या होता था? आलोचना करना होता था, या प्रशंसा करना, या फिर दंड व्यवस्था करना, या फिर कर निर्धारण करना? जो प्रशस्ति शिलालेख या फिर अभिलेख होते थे उनका मुख्य उद्देश्य होता था राजा की प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस काल में व्यापारिक नगर तेजी से उभरे थे? तो वो कौन ऐसा काल था जिसमें व्यापारिक जो नगर थे वो तेजी से उभरे थे? तो ये था मौर्य काल, जिसमें व्यापारिक नगर बहुत तेजी से उभरे थे। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ताम्रपत्र किस उद्देश्य से प्रयोग होते थे? जो ताम्रपत्र होते थे उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन को देखते हैं। युद्ध के लिए ताम्रपत्रों का प्रयोग किया जाता था, भूमि दान हेतु, कर निर्धारण हेतु, या फिर दंड व्यवस्था के लिए किया जाता था। तो जो ताम्रपत्र होते थे इनका मुख्य उद्देश्य था भूमि दान हेतु ये ताम्रपत्र लिखे जाते थे या फिर छपवाए जाते थे या फिर उनका प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है किस लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में होता था? तो वो ऐसा कौन सा लिपि थे जिसका प्रयोग उत्तर भारत में किया जाता था? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, फारसी लिपि, या फिर नागरी लिपि। तो जो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा लिपि प्राचीन समय में प्रयोग की जाती थी वो थी ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजा की शक्ति की वैदिक काल में किससे वैधता मिलती थी? मतलब कि जो राजा का शक्ति होता था उसको वैधता यानी उसको जो पहचान मिलता था किससे मिलता था? तो ऑप्शन है गणराज्य से, कर्म से, पुरोहित वर्ग से, या फिर धन से। तो जो राजा की शक्ति थी उसकी पहचान मिलता था वैदिक काल में, वो मिलता था पुरोहित वर्ग से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुरोहित वर्ग से राजा की शक्ति की वैधता प्राप्त होती थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में सबसे अधिक धन किस वर्ग के पास था? जो प्राचीन भारत था उसमें सबसे ज्यादा धन किसके पास होगा? तो ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कृषक, व्यापारी, शूद्र, या फिर पुजारी। तो जो सबसे ज्यादा संपत्ति प्राचीन वर्ग में होता था वो होता था व्यापारी वर्ग के पास। किस वर्ग के पास? व्यापारी वर्ग के पास। वैसे तो सबसे ज्यादा संपत्ति राजा के पास होता था बट ऑप्शन में नहीं है, तो इन सभी में देख करके टिक लगाना है। तो व्यापारी वर्ग के पास सबसे ज्यादा शक्ति होता था प्राचीन भारत में। अगला क्वेश्चन है यमन शब्द का तात्पर्य क्या है? मतलब कि यमन शब्द का प्रयोग किस देश के निवासियों के लिए किया जाता? ऑप्शन देखते हैं। मिस्र के निवासी, फारसी के निवासी, यूनानी, या फिर रोम के निवासी। तो जो यमन शब्द है उसका प्रयोग यूनानियों के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन सा था? मतलब कि जो मौर्य काल था उस समय सबसे ज्यादा व्यापार किस मार्ग से किया जाता था? जो मौर्यकालीन व्यापार का सबसे प्रमुख मार्ग था वो था उत्तरापथ, यानी उत्तर से होकर के जो रास्ता कहाँ तक? तक्षशिला तक, यानी आज का पाकिस्तान तक जाता था। सबसे ज्यादा व्यापार इसी से किया जाता था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवाहन काल के सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो जो सातवाहन काल था उसमें सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो जो सातवाहन काल के सिक्के होते थे ये बने होते थे, अधिकतर सिक्के तांबे के बने होते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। यदि आपको जो क्वेश्चन याद है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो याद नहीं है उसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिए, जो कि 12th बोर्ड एग्जाम के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वाणिक शब्द किस वर्ग के लिए प्रयुक्त होता था? जो वाणिक शब्द है ये किस वर्ग के लिए प्रयोग होता था? तो जो वाणिक शब्द है ये ऑप्शन देख लेते हैं पहले। कृषक वर्ग, व्यापारी, राजा, या फिर पुजारी वर्ग के लिए। तो वाणिक के जो शब्द था ये व्यापारिक वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शिलालेख को पढ़ने की विधा क्या कहलाती थी? मतलब शिलालेख को पढ़ने की विद्या को क्या कह लेते हैं? तो इसको देखते हैं। इसको कहते हैं अभिलेख विज्ञान। इसको क्या कहते हैं? शिलालेख को पढ़ने की विद्या को अभिलेख विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। पुरातत्व के अंतर्गत पुरानी वस्तुओं का
मुद्रा विज्ञान के अंतर्गत मुद्राओं का, और इतिहास के अंतर्गत इतिहास को पढ़ना होता था, जिसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास पढ़ना होता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है, अशोक के शिलालेखों की लिपिकीय कार्य कौन करता था? मतलब कि अशोक के जो शिलालेख होते थे उसको खोदता कौन था? तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए, धम्म महामात्र, लेखक, पुरोहित या फिर सेनापति। तो अशोक के जो शिलालेख का कार्य यानी लिखने का कार्य होता था वो करते थे लेखक वर्ग। कौन सा वर्ग करते थे? लेखक वर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में बाजार का केंद्र किसे माना जाता था? मतलब कि जो प्राचीन भारत होता था उसमें बाजार का केंद्र क्या होता था? ग्राम होता था, ग्राम, उपनगर, नगर या फिर राजमहल। मतलब कि सबसे ज्यादा बाजार यानी सबसे ज्यादा कहाँ से खरीदा और बेचा जाता था, व्यापार सबसे ज्यादा कहाँ से किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्राचीन भारत था उस समय व्यापार का यानी बाजार का केंद्र था वो नगर था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस भाषा में अधिकांश अभिलेख मिले हैं? मतलब गुप्त काल के जो अधिकांश अभिलेख है वो किस भाषा में मिले हैं? तो इसका ऑप्शन है पाली, प्राकृतिक, संस्कृत या फिर खरोष्टी। तो जो गुप्त काल के अधिकतर अभिलेख मिले हैं वो संस्कृत भाषा में मिले। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुरातत्व की खोज का प्रमुख साधन क्या था? मतलब कि पुरातत्व की खोज की सबसे प्रमुख साधन क्या था? तो पांडुलिपियां थी, शिलालेख थे, खुदाई थे या फिर राजा की जीवनियां थी। तो पूरा पूरा जो पुरातत्व हैं उनकी खुदाई का प्रमुख जो साधन था वो थी खुदाई। मतलब कि पुरानी पुरानी जो वस्तुएं मिलती थी वो कहाँ से मिलती थी? खुदाई करके मिलती थी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम पुष्प कलावती, पाटलीग्राम, वैशाली या फिर कौशाम्बी। तो पाटलिपुत्र जो था इसका प्राचीन नाम था पाटलीग्राम। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा, किसान और नगर पाठ में मुख्य रूप से किस युग का विवरण है? तो जो राजा, किसान और नगर पाठ है इसमें सबसे प्रमुख रूप से किसका वर्णन किया जाता है? तो मौर्य काल का वर्णन किया जाता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और अन्य शासकों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम भोजक किस जाति से संबंध रखते थे? मतलब कि जो गांवों की देख रेख करते थे वो किस जाति से संबंध रखते थे? ऑप्शन है शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर व्यापारी। तो ग्राम भोजक जो होते थे ये ब्राह्मण वर्ग से संबंध रखते थे। किससे? ब्राह्मण वर्ग से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में किस नगर से सबसे अधिक शिलालेख मिले हैं? मतलब कि जो अशोक का शासन काल था उसमें सबसे ज्यादा अभिलेख किस नगर से मिला है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, नासिक, कंधार या फिर शाहबाद जगड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहबाद जगड़ी। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन प्रशस्तियों में राजा को क्या कहा जाता था? तो जो गुप्तकालीन प्रशस्तियां थी उस समय राजा को क्या कहा जाता था? सेवक, धर्मराज या फिर परम भगवत या फिर राजसी। तो जो गुप्तकालीन प्रशस्तियां थी उस समय राजा को कहा जाता था परम भागवत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धम्म किस चीज का प्रतीक था? धम्म किस चीज का प्रतीक था? हिंसा का, युद्ध का, नैतिकता था या फिर कर का? तो जो धम्म प्रतीक था ये नैतिकता का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की सर्वोच्च भूमिका क्या होती थी? तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है जिसे चाणक्य ने लिखा है इसके अनुसार राजा की जो सर्वोच्च भूमिका होती थी वो क्या होती थी? युद्ध की, न्याय की, कर संग्रह की या फिर धर्म प्रचार की? तो जो ये क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की सर्वोच्च भूमिका क्या होती थी, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्याय। यानी राजा का प्रमुख कार्य होता था न्याय करना, लोगों के साथ न्याय करना। प्राचीन भारत में किसे शिल्पी कहा जाता था? तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन है व्यापारी को, लेखक को, कारीगर को या फिर सैनिक को। तो जो प्राचीन भारत होता था उस समय शिल्पी कहा जाता था कारीगर को। शिल्पी किसे कहा जाता था? कारीगर को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने गुप्त वंश की राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया? मतलब गुप्त वंश की राजनीतिक शक्ति को सबसे ज्यादा किसने बढ़ाया था? ऑप्शन को देख लेते हैं। हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर कुमारगुप्त।
तो जो सबसे ज्यादा गुप्त वंश की मतलब राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया था, वो बढ़ाने वाला था समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वर्ग को भूमिपति कहा जाता था? मतलब जो प्राचीन भारत था उसमें भूमिपति किसे कहा जाता था? ऑप्शन है पुजारी, सैनिक, जमींदार या फिर व्यापारी। तो जो भूमिपति कहा जाता था प्राचीन भारत में, ये कहा जाता था जमींदार को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्वर्ण व्यवस्था किस धर्म ग्रंथ में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनुस्मृति। इसी में इसका वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक का नाम सीधे सीधे मिलता है? तो जो अशोक का नाम सीधे सीधे मिलता है, ये कौन सा अभिलेख है? तो ये अभिलेख है मस्की। यह अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम सीधे सीधे मिलता है। बाकी सभी अभिलेखों में अशोक का नाम सीधे सीधे नहीं लिखा गया, किसी में प्रियदर्शी लिखा गया तो किसी में अदर नाम लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कृषक विद्रोह का कोई साक्ष्य किस काल में मिलता है? मतलब प्राचीन भारत जो उस समय कृषक विद्रोह यानी किसानों ने विद्रोह किया था, इसका साक्ष्य किस काल में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन काल, या फिर नहीं मिलता है। तो प्राचीन भारत में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है जिससे मालूम चलता है कि किसानों ने विद्रोह किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था? मतलब कि जो गुप्त काल था उसमें शिक्षा का केंद्र क्या था? तो उस समय शिक्षा का गुप्त काल में सबसे ज्यादा मतलब विशेष महत्व रखता था, वो था नालंदा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्राचीन भारत में स्वर्णकार किसे कहा जाता है? मतलब कि जो प्राचीन वर्ग था उसमें स्वर्णकार यानी सोना को बनाने वाला किसे कहा जाता है? तो सोना को बनाने वाला सोनार ही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में किसे नागरक कहा जाता है? तो मतलब जो प्राचीन भारत था उसमें किसे नागरक कहा जाता है? तो नगर के अधिकारी को क्या कहा जाता था? नागरक। प्राचीन समय में नगर के अधिकारी को नागरक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने या फिर किसके काल में रामगिरी से ताम्रपत्र मिला था? मतलब किसके शासन काल में रामगिरी से ताम्रपत्र मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासन काल में रामगिरी से ताम्रपत्र मिला था। ऑप्शन नंबर डी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।